दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ और फिलोसफी की डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैंपस। दोस्तों, मेरा नाम रवि चौधरी है और आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज़। इकोनॉमिक्स में देखिए हर एग्ज़ाम में टर्म्स पूछे जाते हैं, उनका मीनिंग पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस डालता हूँ डेली, जिसमें 8-10 टर्म में जो डेली डिफ़ाइन करूँगा। और आपको अगर पसंद आती है तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करके बताइएगा कि अच्छी है। और हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं इकोनॉमी पर 15-16 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, आप उन्हें देखिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके बहुत अच्छे से समझाया मैंने वहाँ पे। जितने भी ग्राफ हैं, ठीक है, जितने भी कर्व हैं, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, सारा कुछ बहुत डिटेल में और इजी वे में मैंने वहाँ पर समझाया हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे लेफर कर्व, इनसाइडर ट्रेडिंग, ग्रेसम्स लॉ, डंपिंग क्या होती है और डच डिजीज़ किसको कहते हैं। ये सारे इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज हैं, एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला देखते हैं दोस्तों लेफर कर्व। देखिए लेफर कर्व जो है, कर्व जब भी एग्जाम में आएगा, ये प्रीलिम्स में आते हैं मेनली, या ऑब्जेक्टिव पेपर जो भी होगा जिस किसी भी एग्जाम में, तो आप यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये याद रखिए, ये पूछा जाता है हमेशा कि ये आखिर बताना किस चीज़ को चाह रहा है, किस चीज़ के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो हालांकि मैं आपको डिटेल ऐसी दे दूंगा कि एक इकोनॉमिक्स था आर्थर लेफर, 1974 में इन्होंने ये कर्व दिया। ये चीज़ें देखो ये देना सही है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं होती हैं। एग्ज़ाम के लिए मैं जो आपको समझा रहा हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब कभी कोई कर्व पूछा जाता है तो रिलेशन पूछा जाता है कि ये किस चीज़ के बीच में रिलेशन बता रहा है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इट टेल्स द रिलेशंस और टेल्स द लिंक और लिंक्स द एवरेज टैक्स रेट्स टू टोटल टैक्स रेवेन्यू। तो ये किस चीज़ के बीच में रिलेशन बता रहा है, ये देखिए। एवरेज टैक्स रेट, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, डायरेक्ट टैक्सेस जो लगाती है या इनकम टैक्स जैसे है, ठीक है, तो कितना टैक्स रेट हो यानी कितना परसेंटेज हो कि टोटल रेवेन्यू कितना आए। मतलब सीधे शब्दों में ये है कि मानिए कि अगर हमने इनकम पे 10% टैक्स लगा रखा है, तो उससे तो टोटल जो रेवेन्यू, जो पैसा कलेक्ट होकर आएगा लोगों से, वो कितना होगा। अगर मान लो 10 की जगह 15 हो जाए तो ये पैसा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, घटेगा, कितना होगा, क्या है। तो इनके बीच में कुछ तो रिलेशन होता होगा कि अगर गवर्नमेंट, जैसे अगर मानो गवर्नमेंट ने अभी 30% लगा रखा है अगर कहीं पर, तो गवर्नमेंट उसे 60% क्यों नहीं कर देती या 5% क्यों नहीं कर देती। इस चीज़ को ये लेफर कर्व कहीं कहीं तक इसके रिलेशन को दर्शाता है। तो एग्जाम में तो सीधे सीधे आएगा, आप इन दोनों चीज़ों को देखोगे, टैक्स रेट और टोटल टैक्स रेवेन्यू, इन दोनों बीच के संबंध को जो कर्व बताता है उसे लेफर कर्व बोलते हैं। आगे देखिए, इट सजेस्ट दैट हायर टैक्स रेट्स। अब ये कहता क्या है, हायर टैक्स रेट्स इनिशियली इंक्रीजेज रेवेन्यू बट आफ्टर अ पॉइंट फर्दर इंक्रीज इन टैक्स रेट्स कॉज रेवेन्यू टू फॉल। ये कहता है कि जब हम ये जो रेट बढ़ा देंगे कि इतने परसेंट टैक्स, मानी 10% से 20%, 30%, 40%, तो जैसे जैसे हम टैक्स बढ़ाएंगे तो इनिशियली, वर्ड पे ध्यान दीजिए, शुरुआत में क्या होगा कि जो टैक्सेस होंगे, जो सॉरी जो रेवेन्यू होगा, जो पैसा आएगा, शुरुआत में तो वो बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, एक एक पॉइंट के बाद जाकर अगर आप टैक्सेस को बढ़ाते जाओगे तो जो रेवेन्यू है वो बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन करने लग जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन बताया था इन्होंने इन दोनों के बीच में। अब ऐसा क्यों होगा, आप खुद सोच के देखिए कि मानो मैं काम करता हूँ और अगर मुझे टैक्स देना पड़ रहा है 20%, तो भी ठीक है, मैं सोच रहा हूँ 80% तो मेरे काम में आ रहा है। अभी गवर्नमेंट कल को कह दे 40% लेंगे, तो मुझे कितना थोड़ा सा बुरा लगेगा कि नहीं, कि यार ये तो मेरी कमाई का 40% तो सीधे टैक्स में चला जा रहा है। यहीं अगर और बढ़ा दें, 60 कर दें, 70 कर दें, क्या होगा, लोग डिस्करेज होने लग जाएंगे काम के लिए। जैसे मैं हूँ, मैं क्या सोचूं, अरे छोड़ो यार, क्या काम करना जब सारा टैक्स वहीं चला जा रहा है। तो इस तरह से ये शुरुआत में तो टैक्स बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो फिर रेवेन्यू जो है वो फॉल करने लग जाता है। उसका मेन रीज़न क्या होता है, डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम वर्किंग। ये क्या है कि लोगों को काम करने से डिस्करेज करता है, हतोत्साहित करता है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है इसमें,
बट इट इज़ टफ टू नो वेदर एन इकोनॉमी इज़ ऑन द लेफर कर्व। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है ये बता पाना कि कोई भी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था लेफर कर्व पे है, मतलब एक जो पॉइंट होता है मेन जिसके आगे टैक्स रख जा सके वो है या नहीं है। उसका रीज़न क्या होता है, एज हायर टैक्सेशन ब्रीड्स एवेजन ऑफ टैक्सेस टू। जैसे हायर टैक्सेस होते हैं तो देखो इससे टैक्स की चोरी भी शुरू हो जाती है। मानो कि अगर मुझे 20% ले रहे थे तो मैं भी ईमानदारी से चुका रहा था, लेकिन अगर कहीं गवर्नमेंट 60% लेने लग जाए, 50%, 40% लेने लग जाए, तो मुझे क्या लगेगा, यार बहुत सारा पैसा चला जा रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं टैक्स चोरी करने की भी सोचूंगा, गवर्नमेंट को फॉल्स इन्फॉर्मेशन या इस तरह की चीज़ें दूंगा। तो उससे ऐसे ये होता है गवर्नमेंट उसमें, ठीक है। लोग क्या करते हैं फिर कहीं ना कहीं जो टैक्सेस हैं उनको इवेड करने लग जाते हैं। देखिए ये एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो टर्मिनोलॉजी वाली जो वीडियो मैं बनाऊंगा इसमें सिर्फ उतना ही समझाया जाएगा जो टर्म को समझने के लिए ज़रूरी है। हालांकि लेफर कर्व एज अ कॉन्सेप्ट मैंने अपनी वीडियोज में पढ़ा रखा है, उनमें आप देखोगे तो वहाँ बहुत डिटेल में विद एग्जांपल अच्छे से पढ़ाया है। क्योंकि यहाँ पे केवल टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी है तो इतना समय नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बताया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, देखो शेयर मार्केट तो आप जानते ही हो, ठीक है। शेयर मार्केट में शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, ऑनलाइन काम है, थोड़ी सी देर में हो जाता है। तो शेयर मार्केट की ये या स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी है। इसमें होता क्या है इनसाइडर ट्रेडिंग में, मींस ट्रांजैक्शन ऑफ अ शेयर बाय द पर्सन हैविंग एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच आर नॉट येट पब्लिक। देखिए ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर कोई शेयर्स बेचे या खरीदे जाते हैं जो किसी कंपनी में काम करता है और उस कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन उस आदमी के पास आई जो कि अभी तक पब्लिक में नहीं दी है कंपनी ने। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए मैं हूँ, मेरा नाम है ए और मैं एक कंपनी में, मान लो मैं रिलायंस में काम करता हूँ। अब रिलायंस वालों ने कुछ डिसीजन लिया है, अंदरूनी डिसीजन, क्योंकि मैं एम्प्लॉई हूँ तो मुझे पहले पता चल जाएगा कि यार हम ऐसे ऐसे ये काम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा डिसीजन है। उससे मुझे, मैं एम्प्लॉई हूँ, मुझे पता लग गया कि यार इससे तो शेयर के पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, या तो शेयर बहुत रेट घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, रिलायंस जो कंपनी है वो तो हो सकता है 2 दिन बाद इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की सोच रही हो, लेकिन मैंने आज ही कुछ शेयर्स खरीद लिए या बेच दिए या अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को बता दिया कि आप इसके ऐसे ऐसे खरीद लो। तो आप समझ रहे हो ये काम तो लीगल हो रहा है कि शेयर्स को खरीदा या बेचा जा रहा है, लेकिन किस इन्फॉर्मेशन के आधार पर, एक कॉन्फिडेंशियल, एक जो गुप्त सूचना के आधार पर हो रहा है। इसीलिए ऐसे जब ट्रेडिंग की जाती है शेयर्स की तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, और ये दोस्तों बिल्कुल ही इलीगल है, ठीक है, अवैध है ये, इसीलिए क्योंकि आप किसी कंपनी की अंदर की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके आप जो है ट्रेड कर रहे हो। सच पर्सन स्टैंड्स टू गेन फाइनेंशियली आउट ऑफ हिज नॉलेज। अब इसको अगर फ़ायदा मान लो मिला, इसने अचानक शेयर खरीद लिए या बेचे, तो किस वजह से मिला, इसी वजह से तो मिला, इस इन्फॉर्मेशन की वजह से। अगर ये इस पर नहीं होती तो ये शायद नहीं बेचता या खरीदता, ठीक है। द पर्सन माइट भी, अब ये आदमी कौन हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है, डायरेक्टर हो सकता है कंपनी का, और शेयर से कुछ शेयर धारक हो सकता है बड़ा जो कि कंपनी में काम कर रहा हो। कुल मिला के बात ये है, सच काइंड ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक इज इलीगल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे जगह पे लगभग ये इलीगल है, और बहुत सारे केसेस भी आते रहते हैं, आपने पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में। अगला चलते हैं ग्रेशम्स लॉ। देखिए दोस्तों ये ग्रेशम लॉ क्या कहता है, पहले एक समझिए पहले लाइन को, फिर मैं समझाता हूँ। द इकोनॉमिक आइडिया दैट बैड मनी फोर्सेस गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। ये एक आइडिया है, ये एक आदमी थे जिनका नाम था सर थॉमस ग्रेशम। ये एडवाइजर थे क्वीन एलिजाबेथ वन के, इंग्लैंड के। तो इन्होंने एक आइडिया ये दिया था ग्रेशम्स लॉ का। इसमें कहा क्या था कि जब बैड मनी मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं गुड मनी को सर्कुलेशन से आउट कर देती है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें तो ये सीखने वाली हैं कि बैड मनी और गुड मनी क्या है, ठीक है, और फिर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये ध्यान रखिए पहले तो कि ये जो लॉ है ये पेपर करेंसी वाली जो भी इकोनॉमी है या पेपर करेंसी सर्कुलेट हो रही है उस पर लागू नहीं होता है।
ये बात की जा रही है मानो पुराने ज़माने की, जब मेटलिक कॉइन्स चलते, जैसे गोल्ड के कॉइन चलते थे या सिल्वर के या कॉपर के जब कॉइन चलते थे, ये उस टाइम की या उससे रिलेटेड बातें की जा रही हैं। जैसे अगर इकोनॉमी में किस पे आधारित हो, गोल्ड पे, सिल्वर पे या कॉपर, इस तरह के मेटलिक कॉइन्स पे या किसी और वैल्यूएबल चीज़ पे आधारित हो, न कि पेपर करेंसी पे। अब जैसे मानो गोल्ड, तो बैड मनी क्या होगी, ये एक कॉइन है गोल्ड का, ठीक है, इसकी फेस वैल्यू है मान लो 500 रुपये, मतलब इस पर 500 रुपये के बराबर लिखा हुआ है कि ये कितने में चलेगा या इससे कितने का सामान खरीदा जा सकता है, 500 रुपये का। लेकिन इसकी जो गोल्ड के तौर पे गोल्ड की अगर कीमत निकाली जाए इसके वजन के हिसाब से, तो वो मानो कितनी है, 100 रुपये के बराबर। ऐसी मनी को बोलेंगे क्या, बैड मनी। और गुड मनी क्या होगी इस केस में, गुड मनी वो होगी कि ये कॉइन है सोने का, और इस कॉइन पे जो फेस वैल्यू है वो भी 500 रुपये है, और अगर हम इसका वज़न निकाल के देखेंगे, वज़न निकालेंगे इसका और उसको हम सोने की कीमत से कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी लगभग 500 रुपये के बराबर ही है। इसको कहते हैं गुड मनी। अब होता क्या है, आखिर क्यों बैड मनी ज़्यादा होने से गुड मनी सर्कुलेशन के बाहर हो जाती है। मानो कि मैं या कोई भी व्यक्ति है, वो इन सिक्कों का गलत धंधा कर रहा है या नकली सिक्के छाप रहा है, तो वो क्या करेगा कि जो असली सिक्के हैं, जो 500 रुपये जिसकी वैल्यू है, जिसमें सोने का वजन ज़्यादा है, वो उसको इकट्ठा करने लग जाएगा। पब्लिक क्या है, होर्ड करना शुरू कर देती है, होर्डिंग स्टार्ट कर देती है, मतलब सिक्कों को इकट्ठा करना चालू कर देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वाले सिक्के देंगे जो जिसकी वैल्यू केवल 100 रुपये के बराबर है, क्योंकि इसको वो किसी भी और तरह से गोल्ड के तौर पे इस्तेमाल करके 100 की जगह 500 रुपये में इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसीलिए होता क्या है कि धीरे धीरे ये जो कॉइन है जिसमें गोल्ड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ये धीरे धीरे लोग इसको इकट्ठा कर लेंगे और ये इकोनॉमी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रेसम्स लॉ। इसीलिए यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि अगर आप जो कॉइन बेस्ड आपकी इकोनॉमी है या किसी मेटलिक कॉइन या किसी भी और इम्पोर्टेंट चीज़ से बेस्ड, तो वहाँ पर जो लॉज हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने चाहिए, नकली वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे आपने मोहम्मद बिन तुगलक की स्टोरी भी सुनी होगी, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिक्कतें हुई थी। अगला आता है दोस्तों डंपिंग। डंपिंग क्या होता है, डंपिंग एक जैसे एक्सपोर्टिंग अ गुड एट अ प्राइस लोअर देन इट्स प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट। देखिए जो डोमेस्टिक मार्केट, जो घरेलू मार्केट है, उसमें जो चीज़, जैसे मानो एक पेन है, जो पेन जितने का बिक रहा है, आप उससे भी सस्ते में आप उस पेन को जानबूझकर दूसरी कंट्री में बेच रहे हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं डंपिंग। अब यहाँ पे थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझिए, नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। क्या होता है, जैसे मानो चाइना का और इंडिया का एग्जांपल ले लो कि कोई पेन है जो चाइना प्रोड्यूस कितने में कर रहा है, 10 रुपये में, और अपने यहाँ यानी चाइना में वो कितने का बेच रहा है, उसको 12 रुपये का बेच रहा है। अब बात आते हैं इंडिया की करते हैं। इंडिया में वही सेम पेन इंडिया में कितने का बिक रहा है, मान लो 10 रुपये का, कोई और कंपनी या कोई भी बेच रही हो। चाइना क्या करता है कि चाइना से इंडिया पेन की सप्लाई करता है या पेन को एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, और उसकी कीमत रख देते हैं ये कितने रुपए, 11 रुपये। तो दोस्तों ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये अभी डंपिंग नहीं कहलाएगा। हालांकि चाइना ने अपनी जो मार्केट है, अपनी जो घरेलू जो मार्केट है अपनी खुद की, उससे सस्ते रेट पे चाइना दे रहा है, कितने पे दे रहा है, 11 रुपये में दे रहा है। लेकिन अभी ये डंपिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट से भी 10 रुपये से ज़्यादा है, 11 रुपये, और इंडिया में तो वैसे भी वो 10 रुपये बिक रहा है, उससे ज़्यादा है। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर चाइना 11 रुपये की जगह 10 रुपये से कम में इस चीज़ को बेचता है, क्योंकि इंडिया की मार्केट में इस समय प्राइस क्या चल रहा है, 10 रुपये चल रहा है। अगर इस 10 रुपये से कम में अगर चाइना बेचता है, तो कहीं ना कहीं ये समझा जाएगा कि सीधे सीधे जो हमारी इंडस्ट्री है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बेचा जा रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे डंपिंग। तो डंपिंग कब बोला जाएगा, जब बेचने वाली कंट्री में जो रेट चल रहा है उससे सस्ते पर बेचा जाए, है ना। इसको कहीं कहीं किताबों में आप इस तरह से भी पढ़ोगे कि जो कंपनी जितने में बना रही है उस कॉस्ट प्राइस से भी कम पर बेच रही है दूसरी कंट्री।
इसका सीधा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सामने वाले की जो दूसरी कंट्री में जो उनकी इंडस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का प्लानिंग होती है, क्योंकि जब प्राइस उसके ज़्यादा होंगे तो लोग नहीं खरीदेंगे। अब इसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भाई लोग समझ जाते हैं कंट्री की ये डंपिंग कर रहे हैं हमारे देश में, तो इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लोग लगा देते हैं। मान लो इंडिया को पता चल जाए कि यार चाइना हमारे यहाँ डंपिंग कर रहा है, तो वो क्या करेंगे कि 2 रुपये 3 रुपये जो भी सही लगेगा इस पर टैक्स लगा देंगे, तो उस ड्यूटी को बोलेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, अगला ये लास्ट है, इसको और देख लीजिए। अच्छा दोस्तों, अगर आप इसको PDF वगैरह चाहिए आपको इन वीडियोस की, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे रखी है। डच डिजीज़ क्या है दोस्तों? व्हेन एन इंक्रीज इन वन फॉर्म ऑफ नेट एक्सपोर्ट डिराइव्स अप अ कंट्रीज एक्सचेंज रेट, इट इज़ कॉल्ड डच डिजीज़। मानिए कि एक कोई पर्टिकुलर चीज़ है, सिर्फ उसी के एक्सपोर्ट से क्या हो रहा है कि हमारी कंट्री की जो एक्सचेंज रेट है, मतलब रुपए, जैसे रुपया और डॉलर का ले लीजिए, हमारे यहाँ से कोई मानो एक मोबाइल बनता है हमारे यहाँ, और वो मोबाइल इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर, इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है कि उसकी वजह से हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल होता चला जा रहा है, मतलब रुपया मजबूत होता चला जा रहा है डॉलर के कंपेयर में, सिर्फ एक एक्सपोर्ट की वजह से। तो दोस्तों इस कंडीशन को बोलते हैं डच डिजीज़। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है, रुपया मजबूत हो रहा है, तो इसको डच डिजीज़ क्यों बोला जा रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, हालांकि इकोनॉमी के आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस मेरी देखोगे तो उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि, और आपने जो लोग पढ़े हुए हैं इकोनॉमी वो जानते भी होंगे कि जब कभी भी रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपेयर में घटती है तो हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। लेकिन इसका उल्टा भी है, अगर हमारी कंट्री की जो मनी है, मतलब जो रुपया है, उसकी वैल्यू बढ़ती है डॉलर के कंपेयर में, तो कहीं ना कहीं उससे हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो प्रभावित होते हैं। उसका कारण क्या होता है कि हमारे जो चीज़ें और जो बन रही हैं कंट्री में, वो इंटरनेशनल मार्केट में महंगी हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में वो पिछड़ती हैं, तो इंडस्ट्री पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर यही हो रहा है कि हमारा जो रुपया मजबूत हो रहा है वो तो सिर्फ एक, मान लो हमने मोबाइल का एग्जांपल लिया था, तो मोबाइल एक्सपोर्ट की करने की वजह से मजबूत हो रहा है रुपया, लेकिन उससे तो हमें फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो दूसरी जो इंडस्ट्री हैं हमारे यहाँ, मोबाइल से अलग भी तो कई तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें क्या होगा, हमको दोस्तों घाटा होने लग जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें हमारी इंटरनेशनल मार्केट में महंगी हो जाएंगी। महंगी किस वजह से हो जाएंगी? जो रुपया है उसकी वैल्यू बढ़ने की वजह से हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में वो पिछड़ेंगी। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इस पे आप रिव्यू दीजिएगा कि क्या मुझे ऐसी और वीडियोस बनानी चाहिए जो टर्मिनोलॉजीज बेस्ड हों, और क्या इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा और डिटेल्ड कराऊं या कम करूं, या इतना ही बहुत है। कुछ थोड़े रिव्यू ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो पे। सो थैंक यू।